अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बेग साहब, जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, गुज़िश्ता पेशी पर आपने बताया था कि इस पेशी पर आप दो ऐसे गवाहों को पेश करेंगे जिनकी गवाही इस केस का नक्शा बदल देगी। क्या मज़कूरा अफराद इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद हैं? यस योर ऑनर, मैंने करारी आवाज़ में कहा। इनमें से एक शख्स कारोबारी दौरे पर इस वक्त मुल्क से बाहर है, अलबत्ता दूसरा गवाह इस वक्त अदालत में हाजिर है। अगर मोअज़्ज़ज़ अदालत की इजाज़त हो तो मज़कूरा गवाह को अभी पेश करता हूँ। परमिशन ग्रांटेड, जज ने मखसूस लहजे में कहा। एक मरतबा फिर सफाई के गवाह को विटनेस बॉक्स में पहुंचा दिया गया। मैं जज की इजाज़त से जिरा के लिए आगे बढ़ा और गवाह के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, आप नजमुद्दीन हैं? जी बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मेरा नाम नजमुद्दीन शेख है। आपके बिजनेस पार्टनर शब्बीर शाह साहब इस वक्त बैरून मुल्क दौरे पर हैं। मैंने धीमे अंदाज में जिरा को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या आप मोअज़्ज़ज़ अदालत को बताएंगे कि आपके पार्टनर कौन से मुल्क गए हुए हैं? यूके, उसने जवाब दिया। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुताल्लिक है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में सवाल किया, जिसमें किताबों की इंपोर्ट को खासी अहमियत हासिल है। जी आप ठीक कह रहे हैं, मैंने उंगली से एक्यूज बॉक्स की जानिब इशारा करते हुए पूछा, क्या आप इस शख्स को जानते हैं? जी बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। इनका नाम वहीद खान है और ये खान बुक सेलर्स के नाम से किताबों का बिजनेस करते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग के शोबे को भी डील करते हैं। आखिरी बात, मेरा मतलब है आज से पहले मुलजिम से आपकी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? मैंने अपने सवालात में तेज़ी भरते हुए इस्तफसार किया। एक होटल में लंच पर हमारी मीटिंग हुई थी, इसने होटल का नाम लेते हुए बताया, और ये वाक़या पिछले साल अगस्त का है। अब इस केस को अदालत में लगे 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था, लिहाजा पिछले साल के अल्फाज इस्तेमाल करना दुरुस्त था। मैंने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, अगस्त की कौन सी तारीख? 20 अगस्त, उसने जवाब दिया। आपको अच्छी तरह 20 अगस्त याद है या अंदाजे की बिना पर यह तारीख बता रहे हैं? अच्छी तरह याद है, वो पुरवसूख अंदाज में बोला, इसलिए कि हम लोग बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर मिले थे, और आप जानते हैं ऐसे तमाम बिजनेस अपॉइंटमेंट्स को डायरी में नोट भी किया जाता है, लिहाजा तारीख के बारे में किसी अंदाजे या अबहम की गुंजाइश नहीं। हम पिछले साल 20 अगस्त की दोपहर ही को मिले थे। इस वक्त आपके साथ आपके बिजनेस पार्टनर शब्बीर शाह भी मौजूद थे? मैंने पूछा। जी बिल्कुल, उसने सर को अस्बाती जुम्बिश दी। ये मीटिंग हम तीनों के दरमियान ही हुई थी। मुझे कितने बजे मज़कूरा होटल पहुंचा था? मैंने पूछा। उसने बताया 2 बजे दोपहर या चंद मिनट पहले। चंद मिनट पहले, मैंने इसके अल्फाज को दोहराया, फिर सवाल किया, क्या ये चंद मिनट 2 बजे के बाद भी हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, वो पूरी कतईयत से बोला। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारे बीच रस्मी अलेक सलेक हो गई और वेटर ऑर्डर लेने के लिए आया तो मैंने अपनी रेस्ट वॉच में वक्त देखा था और वहाँ दोपहर के 2 बज रहे थे, जिसका वाज़ेह मतलब यही है कि वहीद खान 2 बजने से 5-10 मिनट पहले ही होटल पहुँच गया था। ओके, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और सवाल किया, शेख साहब, अदालत ये जानने की ख्वाहिशमंद है कि मुलजिम 20 अगस्त की दोपहर कितने बजे तक आपके साथ रहा था? मेरा मतलब यह है कि मुलजिम कितने बजे होटल से रुखसत हुआ था? लगभग 4 बजे, उसने जवाब दिया, या ज़्यादा से ज़्यादा 4:15 बजे। 4 बजे से पहले तो नहीं? हरगिज़ नहीं, मैंने पूछा। क्या मुलजिम इस दौरान में मीटिंग से उठकर होटल से बाहर भी गया था? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मुलजिम तमाम वक्त हमारे साथ मसरूफ़ रहा था। मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ा और बाएतमाद अंदाज में बोलना शुरू किया, जनाबे आली नजमुद्दीन शेख साहब इस माशरे के एक बाइज़्ज़त और सुलझे हुए काबिल भरोसा इंसान हैं। इनकी गवाही को किसी शक व शुबे की निगाह से नहीं देखा जा सकता। मुलजिम का भी यही बयान है कि वक़ुआ के रोज़ वो एक कारोबारी मीटिंग के लिए दोपहर 1:30 पर अपने दफ्तर से निकला था और कमोबेश 2 बजे वो 2 बजे वो मज़कूरा होटल पहुंचा था। फिर 4 बजे से पहर तक वो नजमुद्दीन शेख और शब्बीर शाह के साथ
कारोबारी मीटिंग में मसरूफ रहा था और एक लम्हे के लिए भी वो होटल से उठकर कहीं बाहर नहीं गया था। होटल से निकलकर वो सीधा अपने घर की तरफ गया और वाक़यात के मुताबिक वो ठीक 5 बजे अपने घर बंगला नंबर 34 वाक़े शादमान टाउन पहुंचा था। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक तवील सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला सादिया की मौत 20 अगस्त की दोपहर 2 और 3 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी और इस वक्त मुल्ज़िम एक मकामी होटल में कारोबारी मीटिंग में मसरूफ़ था। लिहाजा ये मुमकिन नहीं कि किसी भी हवाले और किसी भी ज़ाविये से मुल्ज़िम कत्ल की इस वारदात और मुजरमाना हमले में मुलव्विस हो। मुझे यकीन है और वाक़यात तो शवाहिद भी इसी जानिब इशारा करते हैं कि मेरे मुवक्किल को किसी सोची समझी साजिश के तहत इस मुकदमे में फंसाया गया है। मैं मौजूद अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। जज थोड़ी देर तक अपने सामने मेज़ पर फैले हुए कागजात को उलट पुलट कर देखता रहा, फिर वकील इस्तग़ासा की तरफ देखते हुए पूछा, वकील साहब, आपकी तरफ से फराहम करदा इस्तग़ासा के गवाहों की फहरिस्त में सिर्फ एक नाम बाकी बचा है, यानी मुल्ज़िम की बीवी शगुफ्ता। क्या आप शगुफ्ता को अगली पेशी पर अदालत में पेश कर सकते हैं ताकि केस जल्द से जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँच जाए? वकील इस्तग़ासा ने इस बात में जवाब दिया, यस सर, अगली पेशी पर शगुफ्ता को हाजिर किया जाएगा। मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा कि जनाबे आली, मौजूद अदालत से मेरी इस्तदा है कि शगुफ्ता के साथ इसके बेटे कामरान को भी अदालत में तलब किया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा ने एतराज़ किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे फाजिल दोस्त नन्हे कामरान को किस हैसियत से अदालत बुला रहे हैं, सफाई के गवाह के तौर पर या इस्तग़ासा के गवाह की हैसियत से? मैं समझाता हूँ माय डियर प्रोसिक्यूटर, मैंने वकील इस्तग़ासा की आंखों में देखते हुए कहा, मैं नन्हे कामरान को सफाई के गवाह की हैसियत से अदालत बुलाना चाहता हूँ। मैं कामरान से 1 या 2 सवाल करूँगा बस। मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर जज की जानिब देखते हुए कहा कि जनाबे आली, अगर मैं कामरान को अलग से अदालत में बुलाने की बात करूँगा तो इस सूरत में शगुफ्ता को 2 मरतबा अदालत आने की जहमत उठाना पड़ेगी, क्योंकि 10 साला कामरान अकेला नहीं आ सकेगा और मैं मोहतरमा शगुफ्ता को ऐसी जहमत नहीं देना चाहता। वो पहले ही बहुत परेशान है। इनका शौहर पिछले 7-8 माह से कत्ल और मुजरमाना हमले के इल्ज़ाम में कैदोबंद की सऊबतें उठा रहा है। मेरे लहजे की गहराई में कड़वा तंज छुपा हुआ था। आप कामरान से कौन से सवाल पूछना चाहते हैं? वकील इस्तग़ासा ने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया। ये मैं इसी वक्त बताऊंगा जब कामरान विटनेस बॉक्स में पहुंचेगा। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आपको चंद दिन तक इंतज़ार की जहमत उठाना होगी मेरे फाजिल दोस्त। वो मानदाना नज़र से मुझे घूर कर रह गया। जज ने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली और 1 हफ्ते की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। हम अदालत से बाहर आए तो नई मालिक ने कहा, बेग साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अगली पेशी पर इस केस का फैसला हो जाएगा। मैं आपके एहसासात को चैलेंज तो नहीं कर सकता, अलबत्ता आपके जुमले में चंद अल्फाज का इजाफा ज़रूर करूँगा। मैंने पार के लाट की जानिब बढ़ते हुए गहरी संजीदगी से कहा, कौन से अल्फाज? वह हैरत भरे लहजे में बोला, मैंने इसके जुमले में चंद अल्फाज का इजाफा कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगली पेशी पर इस केस का फैसला वहीद खान के हक़ में हो जाएगा। ज़बरदस्त, वो अश कर उठा। इंशाअल्लाह। मैं इससे अलविदाई मुसाफा करके अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ा तो वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, बेग साहब, एक बात तो बताएं। मलिक साहब, पूछें, क्या बात है? आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपके एहसासात को चैलेंज तो नहीं कर सकता। वो वजाहत करते हुए बोला, इसका क्या मतलब था? भाई, चैलेंज करने का मतलब है पंगा लेना, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। और आपका जिस महकमे से ताल्लुक़ है, इससे पंगा लेकर किसी ने अंधेरे और गर्मी में मरना है क्या? वो बेख्तियार हंस पड़ा। मंजर इसी अदालत का था और अदालत के कमरे में शगुफ्ता कामरान के सिवा दीगर मुतालिका अफराद मौजूद थे। शगुफ्ता और कामरान बाहर बरामदे में बैठे अपने पुकारे जाने का इंतज़ार कर रहे थे। इनसे थोड़े फासले पर, मगर इनकी निगाह से ओझल,
ایک اور شخصیت اس وقت عدالت سے باہر میرے اشارے کی منتظر بیٹھی تھی۔ اس شخصیت کو میں نے اس کیس میں صفائی کے گواہ کی حیثیت سے بلایا تھا۔ جج کرسی انصاف پر آ کر بیٹھا تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ میں نے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ استدعا کی، جناب عالی، ملزم ایک معزز شخص ہے اور میری خواہش ہے کہ اس کا بیٹا اسے اس حال میں نہ دیکھے، لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ ملزم کو ایکیوز باکس سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے پچھلی نشستوں میں سے کسی پر بٹھا دیا جائے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وکیل استغاثہ آبجیکشن یور آنر کا نعرہ لگاتے ہوئے میدان میں جست لگائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے اس معاملے سے لا تعلقی اور خاموشی کا اظہار کیا۔ جج نے میری درخواست پر ملزم وحید خان کو ادبی حصے میں بیٹھنے کی اجازت دے دی اور اس کے سامنے 2 کانسٹیبلز کو کھڑا کر دیا تاکہ وٹنس باکس میں کھڑے کامران کی اس پر نگاہ نہ پڑے۔ اس کے بعد کامران کو اندر بلا لیا گیا۔ شگفتہ کامران کے ساتھ ہی اندر آنا چاہتی تھی، مگر میں نے پٹے والے سے کہا کہ وہ شگفتہ کو باہر روک کر صرف کامران کو اندر آنے دے۔ پٹے والے نے میری ہدایت پر عمل کیا اور جیسے ہی کامران نے عدالت کے کمرے میں قدم رکھا، پٹے والے نے دروازہ بند کر دیا۔ متعلقہ عدالتی عملے کی رہنمائی میں کامران کو وٹنس باکس والے کٹہرے میں پہنچا دیا گیا۔ کامران خاصا سہما ہوا تھا۔ اس کی عمر 10 سال سے متجاوز تھی۔ وہ پھولے پھولے گالوں والا ایک کیوٹ بچہ تھا، تاہم اس وقت اس کے چہرے اور آنکھوں میں حیرانی اور پریشانی نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ میں کٹہرے کے قریب پہنچا اور دوستانہ انداز میں سوال کیا، کامران، کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہوں انکل، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ میں آپ سے 2-3 باتیں کروں گا، پھر آپ باہر اپنی ممی کے پاس چلے جانا، اوکے؟ اوکے۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ آپ بہت اچھے بچے ہو، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، اور اچھے بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ میں آپ سے جو بھی پوچھوں آپ اس کا سچ سچ جواب دو گے نا؟ جی انکل، میں سچ بولوں گا۔ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 5th میں ہوں، اس نے جواب دیا۔ اب 6 میں جاؤں گا۔ آپ کو وہ دن یاد ہے نا جب آپ کے بنگلے میں کسی لڑکی کو قتل کر دیا گیا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پھر آپ کے پاپا کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ جی مجھے یاد ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن اس دن میں گھر میں نہیں تھا۔ آپ اس دن اپنی نانی کے گھر گئے ہوئے تھے، ہے نا؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے تائید کی۔ اور آپ اپنی ممی کے ساتھ نانی کے گھر گئے تھے؟ جی، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ یہاں سے میں نے ملک نعیم کی فراہم کردہ معلومات کو استعمال کرنا شروع کیا اور کامران کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، اس روز تم اسکول تو گئے تھے نا؟ جی انکل، میں اسکول گیا تھا، اور اس دن آپ کی ممی نے آپ کو اسکول سے بہت جلدی لے لیا تھا، تقریباً 12 بجے۔ میں نے بدستور ملائم لہجے میں استفسار جاری رکھا، جبکہ آپ کی چھٹی 1:30 پر ہوتی ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری چھٹی 1:30 پر ہی ہوتی ہے۔ اسکول سے نکلنے کے بعد آپ نے اپنے پاپا کو فون کر کے بتایا تھا کہ آج آپ کی چھٹی جلدی ہو گئی ہے اور آپ اپنی نانی کے گھر جا رہے ہیں۔ جی میں نے یہی کہا تھا، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، اور یہ جھوٹ میں نے ممی کے کہنے پر بولا تھا۔ ممی نے کہا تھا کہ اگر میں نے پاپا کو بتایا کہ مجھے چھٹی سے پہلے اسکول سے نکالا ہے تو وہ ناراض ہوں گے، اس لیے میں نے جھوٹ بولا کہ آج جلدی چھٹی ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ فکر نہیں کرو، یہ جھوٹ آپ نے اپنی ممی کے کہنے پر بولا تھا، اس لیے آپ کو پنش نہیں کیا جائے گا، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ یہ وعدہ کہ آج کے بعد آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو گے، پکا وعدہ، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ کامران بیٹا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ کہ اس روز تم اپنی ممی کے ساتھ کتنے بجے اپنے نانی کے گھر پہنچے تھے؟ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے استفسار کیا۔ 12:30 بجے، اس نے جواب دیا۔ کیا دن کا باقی حصہ تم اپنی نانی کے گھر ہی میں رہے تھے؟ جی بالکل۔ اور تمہاری ممی؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد کہیں چلی گئی تھی، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کہاں چلی گئی تھی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، وہ معصومیت سے بولا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ممی اکیلی ہی گئی تھیں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی گیا تھا؟ میں نے کوریت کا عمل جاری رکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ انکل خالد کے ساتھ گئی تھیں، کامران نے سادگی سے جواب دیا۔ کیا آپ ان انکل کی بات کر رہے ہو
जो आपके पापा के ऑफिस में मैनेजर हैं? मैंने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा। जिनका पूरा नाम खालिद मकबूल है। जी अंकल, वही। वो जल्दी से बोला। हम नानी के घर पहुंचे ही थे कि अंकल खालिद वहां आ गए। फिर मम्मी अंकल खालिद के साथ कहीं बाहर चली गई थीं। आपकी मम्मी कितने बजे वापस आई थीं? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। 4 बजे के बाद, उसने मासूमियत भरे लहजे में बताया। मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, मुझे कामरान से और कुछ नहीं पूछना, लेकिन मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि कामरान को अदालत के कमरे से बाहर भेजने से पहले इसकी मम्मी शगुफ्ता को अंदर बुला लिया जाए। अगर शगुफ्ता की गवाही से पहले माँ बेटे को बात करने का मौका मिल गया तो इससे आने वाली अदालती कार्रवाई मुतासिर हो सकती है। जज मेरे नुक्ते को समझ गया था, लिहाजा उसने फ़ौरन मेरी दरख्वास्त मंजूर करते हुए पहले शगुफ्ता को अंदर बुलाया और फिर कामरान को बाहर भेज दिया। इसके साथ ही जज के हुक्म पर वहीद खान को वापस एक्यूज़ को बॉक्स मुलजिमों वाले कटहरे में पहुंचा दिया गया। शगुफ्ता की उम्र 45 के करीब थी, ताहम वो अपने मोटे और भद्दे बदन के तुफैल 50 से ज़्यादा की दिखाई देती थी। इस तवीलो अरीज़ जिस्म के साथ माशाअल्लाह उसने गहरा सांवला रंग भी पाया था। अगर आप कभी सूडान गए हों या सूडानी औरतों को कहीं देखा है तो चश्मे तसव्वुर से खुद ही नज़ारा कर लें कि वहीद खान ने पिछले 12-13 साल किस जुस्से और किस गुस्से वाली औरत के साथ गुजारे होंगे। मैं अगर कुछ अर्ज़ करूँगा तो शिकायत होगी। शगुफ्ता ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड कराया, जिसका खुलासा कुछ यूँ था। मैं इस अदालत के इल्म में लाना चाहती हूँ, मकतूला सादिया एक मासूम और सीधी सादी लड़की थी। उसका ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने से था। वो जब वहीद के पास मुलाज़मत के लिए आई तो मैंने मौका पाकर एक दिन उसे नसीहत की थी कि वो अपने बॉस यानी वहीद खान की तरफ से बहुत मोहतात रहे। मैं वहीद की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। ये बहुत ही दिलफेंक और आवारा शख्स है। मकतूला से पहले मुलजिम की इन्हीं हरकतों की वजह से कई लड़कियां मुलाजमत छोड़कर जा चुकी थीं, लेकिन अफसोस कि मेरी बात मकतूला की समझ में नहीं आई। वो मुलजिम की लच्छेदार बातों में आ गई। मुलजिम ने इस तरह मकतूला को अपने फरेबी मोहब्बत के शीशे में उतारा कि वो बेवकूफ़ लड़की अपनी जान हार बैठी। शगुफ्ता का बयान सरासर मुलजिम के खिलाफ था। वकील इस्तग़ासा गवाह के करीब पहुंचा और उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए गहरी संजीदगी से बोला, शगुफ्ता जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस बात का यकीन है कि मकतूला सादिया को वहीद खान ही ने गला घोंटकर मौत के घाट उतारा है? इसमें यकीन न करने का कोई जवाज़ ही नहीं। वो नफ़रत आमेज़ अंदाज में मुलजिम की तरफ देखते हुए बोली, सादिया इसकी सेक्रेटरी थी। ऑफिस टाइम में वो अपने बॉस का हर हुक्म मानने की पाबंद थी, लिहाजा मोहब्बत का फरेब देकर इस शख्स ने मकतूला को अपने चुंगल में फंसा लिया। और जब वक़ुआ के रोज़ इस बात का पता चला कि मैं अपनी अम्मी के घर चली गई हूँ और बंगला खाली पड़ा है तो इसका मौका गनीमत जाना और हविस के हाथों मजबूर होकर कामरान की सालगिरह का बहाना करके मकतूला को अपने साथ घर ले गया। अगर इसने इस मासूम लड़की को कत्ल नहीं किया होता तो आज ये नदामत से गर्दन झुकाए कटहरे में न खड़ा होता। शगुफ्ता जी, मुलजिम के किरदार के बारे में आप क्या कहती हैं? वकील इस्तग़ासा ने सवाल किया। आपने लगभग 12 साल इस शख्स के साथ गुजारे हैं। आपकी राय की बड़ी अहमियत है, मगर अगर आप इस शख्स के बारे में मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी। उसने नापसंदीदा नज़र से मुलजिम की तरफ देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, इंतहाई घटिया और शर्मनाक। वकील इस्तग़ासा ने मज़ीद 1-2 सवालात के बाद जिरह ख़त्म कर दी। मैं अपनी बारी पर विटनेस बॉक्स के करीब चला गया और जिरह का आगाज़ करते हुए कहा, शगुफ्ता साहिबा, क्या ये दुरुस्त है कि आपने मकतूला को मुलजिम की जासूसी करने के लिए कहा था? ये दुरुस्त नहीं है, वो क़तई लहजे में बोली। मैंने सिर्फ इसे ये समझाने की कोशिश की थी कि वो मुलजिम की तरफ से बहुत मोहतात रहे, वरना इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और बिलाखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसने ड्रामाई अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए इस तफसीरात का सिलसिला जारी रखा। और मकतूला ने आपकी बात पर कान नहीं धरे। वो मुलजिम की जासूसी करने की बजाय इसके इखलाक और किरदार से मुतासिर हो गई। नतीजतन
وہ ملزم کے بہت زیادہ قریب ہو گئی۔ ملزم ایک دو بار مقتولہ کے گھر بھی گیا تھا۔ میں مرنے والی کی برائی نہیں کرنا چاہتی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اسے قدرت کی طرف سے جو سزا مل چکی ہے وہ کافی ہے مسز وحید، مجھے پتہ چلا ہے کہ ایکسکیوز می، وہ تیوری چڑھا کر بولی، میں اب مسز وحید نہیں، شگفتہ فاروق ہوں۔ اوہ سوری، کیا آپ نے کسی فاروق صاحب سے شادی کر لی ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے اور خاصی برہمی سے بولی، فاروق میرے والد کا نام ہے۔ گویا اس نے شوہر خود کو وحید خان کی زوجیت سے خارج کر لیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سوری کیا اور جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، شگفتہ صاحبہ، کیا آپ اس بات سے انکار کریں گی کہ ملزم کے دفتر میں جو کچھ ہوتا تھا اس کی رپورٹ آپ تک پہنچ جایا کرتی تھی؟ ہاں، یہ بات درست ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ مجھے چونکہ ملزم کی خصلت سے اچھی طرح واقفیت تھی، اس لیے مجھے اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا پڑتی تھی۔ آپ نے اس سلسلے میں مقتولہ سے کام لینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ آپ کے چکر میں آنے کی بجائے ملزم کی محبت میں گرفتار ہو گئی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کس کس ذرائع سے آفس کی خبر گیری کیا کرتی تھیں؟ مطلب یہ کہ آفس کی سرگرمیوں کے بارے میں آپ کو کون بتایا کرتا تھا؟ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، وہ رکھائی سے بولی۔ میں نے اس کی رکھائی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ ملزم کا مینیجر اور آپ کا کزن اس سلسلے میں آپ کے لیے مخبری کیا کرتا تھا۔ میں نے جھکتے ہوئے لہجے میں کہا، میرا اشارہ خالد مقبول کی طرف ہے۔ میں آپ کا اشارہ سمجھ گئی ہوں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں، ایسی کیا بات نہیں؟ میں نے پلکیں جھپکائیں۔ کیا خالد مقبول کے علاوہ دفتر کا کوئی اور شخص بھی یہ خدمات انجام دے رہا تھا؟ کوئی عورت اپنے شوہر کو بے لگام نہیں چھوڑ سکتی، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، اور شوہر بھی ایسا جس کا کوئی دین ایمان نہ ہو۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے غضبناک نظر سے ایکیوز باکس میں کھڑے ملزم کو گھورا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، لہٰذا میں نے بھی اس شخص کی حرکتوں سے باخبر رہنے کے لیے کچھ بندوبست کر رکھا تھا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے اس انتظام کی وضاحت بھی کروں۔ اگر آپ ضروری نہیں سمجھتی تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، میں نے مصلحت بھرے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے شوہر اور مقتولہ کے بیچ کافی سنجیدہ معاملات چل رہے ہیں، تو آپ طیش کے عالم میں ملزم کے آفس پہنچ گئی تھیں اور مقتولہ کو آڑے ہاتھوں لیا تھا؟ تو کیا اس قسم کی گھٹیا حرکتوں پر میں اس کمینی کو گلے سے لگاتی اور پھولوں کا ہار پہناتی؟ وہ بھپرے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کو کیا پتہ کہ اس بزدل نے میرے سامنے کس طرح زبان چلائی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی اور ملزم کی شادی کا اشارہ بھی دے دیا تھا۔ میں اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں ایک اہم راز سے پردہ اٹھا چکی